दोस्तों, स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भाषा संबंधित हिंदी पेडागॉजी से हमने शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र, इसके पहले दोस्तों हमने भाषा हिंदी पेडागॉजी से भाषा क्या है, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, इन टॉपिक पर चर्चा किए। आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 2 भाग 2, जिसमें शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र इत्यादि पेडागॉजी, साथ ही साथ इससे हमें क्या समझ आया, इसका मूल्यांकन के लिए हमने कुछ क्वेश्चन का भी अभ्यास करेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। तो दोस्तों, भाषा हमारे जो विचार है, भाव है, व्यक्त करने की एक साधन है जिसे हम भाषा कहते हैं, जो कि मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक इसका प्रकार होता है, जिसके प्रयोग से हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो आज हम इस भाव को, इस भाषा को अर्जन अधिगम के बाद इसका क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका शिक्षण सूत्र क्या है, जिसके माध्यम से हम भाषा को अर्जन करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम शिक्षण पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? शिक्षण अर्थात टीचिंग। ठीक है, शिक्षण क्या होता है? टीचिंग। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक अनुभवी व्यक्ति, जो अधिक अनुभवी है, जो जानकार है, उससे जो कम जानकार है, कहना चाहिए स्टूडेंट, उस पर ज्ञान का स्थानांतरण करना है ना। ज्ञान को क्या करना? स्थानांतरण करना, बताना, सिखाना, ये शिक्षण है। अर्थात जो एक अनुभवी व्यक्ति है, जो ज्यादा जानता है, और जो कम जानता है, उसे अपने ज्ञान को बताना, समझाना, तो ये क्या होता है? टीचिंग होता है, शिक्षण होता है। हालांकि इसमें दोनों का ज्ञान विकसित होता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा है कि जिसको जितना भी खपत करें, जितना भी ज्ञान दें या उसको शेयर करें, उतना ही अपना ज्ञान क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें यही है कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं, वो निम्न व्यक्ति को समझाना, सिखाना, ये टीचिंग है। ठीक है, शिक्षण है। अब इसका माध्यम होता है इन दोनों के बीच। ठीक है, सीखने सिखाने की जो माध्यम है, उसे सूत्र के माध्यम से हम उसको बताते हैं, समझाते हैं। सिद्धांत है, शिक्षक है, पुस्तक, सामग्री में आप रेडियो, टीवी, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, है ना। तो दोस्तों, जैसे सूत्र के माध्यम से कोई भी भाषा है, लैंग्वेज है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी को भी हम सीखने के लिए कुछ फार्मूला का उपयोग करते हैं, उसका कोई नियम रहता है, सिद्धांत होता है। अब इसको व्यक्त करने के लिए शिक्षक क्या करता है? उसे समझाता है, सिखाता है कि लैंग्वेज, भाषा को कैसे हम उपयोग करें, कैसे इसका अर्जन करें, इसका अधिगम किस प्रकार होती है। तो शिक्षक उसको समझाता है। अब शिक्षक
उनको सिखाने के लिए पुस्तक की आवश्यकता होती है। ये सहायक सामग्री में आ जाता है, सामग्री है ना। आप रेडियो के माध्यम से भी आप भाषा अर्जन कर सकते हैं, टीवी को देखकर सुनकर आप भाषा अर्जन कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। शिक्षण त्रिआयामी, यह एक त्रिध्रुव है। हम मानते हैं कि शिक्षण एक टीचर और स्टूडेंट है ना, दोनों के मध्य क्या होता है, एक अपने ज्ञान को स्थानांतरण होता है, बताते हैं, सिखाते हैं। तो यह शिक्षण त्रिआयामी विधि है जिसके माध्यम से हम उसको अर्जन करते हैं, सीखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, एडम के अनुसार, सबसे पहले एडम के अनुसार शिक्षण का द्विआयाम बताया गया था। द्विआयाम अर्थात ध्रुव बताते हैं, अर्थात इसका दो पोल हैं। क्या क्या है? एक टीचर है, दूसरा है स्टूडेंट। टीचर के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से स्टूडेंट अर्थात छात्र ज्ञान को क्या करता है, सीखता है, समझता है, किसी भी भाषा को समझ पाता है, जानता है, अर्जन करता है। तो एडम के अनुसार केवल द्वि पोल थे, द्वि ध्रुव थे, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को अर्जन करते थे। अब जॉन डेवी के अनुसार, यहाँ पे देखिए आगे, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण की जो आयाम है वो त्रिआयामी हो गया। क्या क्या? ये महत्वपूर्ण है। आज के समय में, आज के दौर पे शिक्षण विधि है वो त्रिआयामी है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों पर होने पर भी यह हमारे जो शिक्षक विधि है, शिक्षक सूत्र है, वो साकार नहीं हो सकता। इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहलू और है ना, जिसके माध्यम से शिक्षक और छात्र के बीच में जो सीखने का जो मार्ग है वो सरल और सहज हो जाता है। इसका यह क्या है, देखिए, तो दोस्तों जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण आयाम होता है, एक पहला पहलू है, इसमें त्रिआयामी माना गया है ना। आज के दौर पर त्रिआयामी विधि से ही हमारा यह शिक्षण पद्धति चलता है। टीचर, टीचर यानी क्या होता है, शिक्षक, पहला। दूसरा है, इसका दूसरा ध्रुव है स्टूडेंट, है ना, जो छात्र है। और तीसरा है आपका कंटेंट, है ना। तो कंटेंट मतलब क्या होता है, विषय वस्तु। टीचर छात्र के बीच में जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें विभिन्न विषय वस्तु का भी महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसके माध्यम से हमारी जो टीचिंग है वो बहुत ही सरल हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को समझने के लिए, जानने के लिए, समझाने के लिए, स्टूडेंट को बताने के लिए सबसे सरल तरीका अपने जो सहायक सामग्री होता है वही विषय वस्तु है, जो कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, है ना, चार्ट के माध्यम से, आपका टीवी है, रेडियो है, इत्यादि के माध्यम से हम उसको कैसे ही सरल से सरल तरीके से हम अपने जो टीचर प्रक्रिया है उसको व्यक्त कर सकें, बता सकें, ताकि स्टूडेंट उसको आसानी से समझ सके। तो जिस विधि से स्टूडेंट बहुत ही कम समय में कैचिंग करे, ऐसे विषय वस्तु का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, और टीचर उसका उपयोग करके स्टूडेंट को अपने जो ज्ञान है उसको ज्ञानार्जन करते हैं। तो दोस्तों पहले कहना चाहिए एडम के अनुसार जो दो ध्रुवीय बताया गया था, टीचर एंड स्टूडेंट, तो इससे बेहतर जो टीचिंग है जॉन डेवी के अनुसार यह शिक्षण आयाम महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट, अर्थात शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, है ना। तो इसमें तीन ध्रुवी होना अनिवार्य है, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु।
भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो दोस्तों ऐसे तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है वो अनेक है, परंतु हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है उसको लिया गया है। जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों हम इसको क्रम से डील करेंगे, क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि वास्तविक में यह जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है वो किस प्रकार हमारी जो टीचिंग है उसमें व्यक्त होता है, उपयोग होता है। तो पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, है ना। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब क्या होता है? क्रियाशीलता मतलब कोई भी कार्य को करके सीखना। हम भाषा है या कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इसको हम सीखने के लिए अगर हम प्रयोग करके सीखें, क्रियाशीलता क्रिया है ना, करके सीखें, यदि अवलोकन करना सीखें, समस्या समाधान करें, है ना, उसको आलोचनात्मक, जैसे आलोचना करके किसी को करते हुए उसको देकर हम आलोचना करें, उसके अनुसार हम करें। ठीक है, चिंतन करें, कोई भी विषय वस्तु को देखते हुए कोई भी दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं, हम उसको देखकर और आगे की कल्पना करें, चिंतन करें, और ऐसा करके हम सीखते हैं। अर्थात हम अपने आप को क्रियाशील करके प्रयोग करके सीखें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा है रुचि का सिद्धांत, है ना, इंटरेस्ट। है ना, रुचि का सिद्धांत में क्या होता है? इंटरेस्टिंग मतलब जिस भाषा को हम सीखने जा रहे हैं या कोई भी कार्य को हम सीखने जा रहे हैं, है ना, तो वहां पे हमारा जो चित्त है, मन है, उसमें लगाव होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर हम उसे उदाहरण के तौर पर सिखाएं। सबसे पहले बच्चों को हम उदाहरण से उसको बताया जाए, है ना, उसके बाद हम उसके जो मेन जो एक्सेप्टर है वहां तक पहुंचे, तो बच्चे आसानी से सीखेंगे और उसमें रुचि उत्पन्न होगा। क्योंकि कोई भी वस्तु को हम सिखाने से पहले, कोई भी लैंग्वेज को बताने से पहले हम उसको उदाहरण देकर, उसे दिखाकर हम उसको बताएं बच्चे को, तो तुरंत उसको रुचि उत्पन्न होगा, उस पर क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, और उस भाषा को सीखने के लिए वो क्या होगा? ललायत होगा। तो यह जो रुचिकर सिद्धांत बहुत उपयोगी है। किस्से कहानी, है ना, तो उस भाषा को, कोई भी भाषा को सिखाने से पहले हम अपने किस्से हैं, कहानी को उसको सुनाएं, तो बच्चे क्या होता है, किस्से कहानी को सुनने के लिए बहुत ही उत्तेजित होते हैं और वो सीखना चाहते हैं। तो उसके जो रुचि लेने के लिए, रुचि लाने के लिए हम सबसे पहले उसे किस्से कहानी के माध्यम से उसको भाषा सिखाएं। उसके बाद हम कठिन वर्ड की ओर ले जाएं ताकि वो उसका जो रुचि बना रहेगा और वो आसानी से सीखेगा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? मतलब केंद्र। किसी भी बच्चों को, कोई भी बच्चों को सिखाने से पहले हम उसको क्या करते हैं? एक केंद्र के रूप में मानते हैं, है ना, और उसे हम दिशा निर्देशित करते हैं, उसको बताते हैं, उसको उस पर लगाव लाने का प्रयास करते हैं, उसको दिखाते हैं उसके लक्ष्य क्या है, वो क्या जानना चाहता है ना, उसके आधार पे हम उसको उसका मार्ग दिखाते हैं, उसको दिशा निर्देशित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा देखिए, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, है ना। तो देखिए, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, लाइफ कनेक्ट। हम कोई भी भाषा को सिखा रहे हैं या कोई भी विषय टॉपिक को सिखा रहे हैं, तो उसको ऐसा उदाहरण दें कि उसके जीवन से रिलेटेड हो, अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड हो, है ना। देखिए, हमें बच्चों को सिखाना केवल पुस्तकीय ज्ञान कराना जरूरी नहीं है, है ना। केवल ज्ञान को भर दोगे
तो वह जो सार्थक नहीं माना जाएगा। जब तक बच्चे आपके सिखाए हुए उस टॉपिक को उसके अपने उस मार्ग में अपने जीवन में वह उतारता है ना, अपने जीवन में उस चीज को उपयोग करता है, तभी हमारा वह ज्ञानार्जन सार्थक होगा। तो लाइफ कनेक्ट अर्थात जीवन से कनेक्टेड हो, है ना, उसके दैनिक जीवन के बारे में हम उदाहरण देकर उसको समझाने का प्रयास करें। ठीक है, कि वो जो हम बताने जा रहे हैं वो अपने जीवन में क्या महत्व है, उसका उपयोग क्या होता है। तो बच्चे उसको जल्दी सीखने का प्रयास करेगा। जीवन से जोड़ना, ठीक है, वास्तविक जीवन का उदाहरण, उसके जो वास्तविक जीवन है उसके जीवन के बारे में, पिछले उसके जो पूर्वजों के बारे में बताएं, उसके बाद आने वाले जो पीढ़ी है वो क्या होगा, है ना, अपने जैसे लैंग्वेज के बारे में सिखाएं कि अपनी जो मातृभाषा है, मातृ लैंग्वेज है, उसका हम उपयोग करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए, है ना, और हमारे जीवन में क्या उसका उपयोग है। अब उसी को हम भाषा के रूप में, हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा है, उसमें हम उस चीज को क्या कहते हैं। ठीक है, जिस भाषा का हम प्रयोग, हम मातृभाषा जो बोलचाल की भाषा में हम करते हैं वातावरण के अनुसार, उसी वस्तु को हिंदी भाषा में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको आधारित जोड़कर हम सीखें तो बहुत सार्थक होगा और वो जल्दी समझेंगे। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यहाँ दोस्तों व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत पांचवा है, जिसमें आवश्यकता, रुचि, क्षमता, कार्य शैली। तो हर व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग उसकी आवश्यकता होती है, और उसके बच्चों के आवश्यकता अलग अलग होता है ना। किसी का कोई दूसरा चीज पसंद रहता है, चाहे खाने के क्षेत्र में ले जाओ, चाहे पहनने, कार्य करने या आगे बढ़ने का। तो कई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फर्नीचर का कार्य करना चाहता है, कोई इंजीनियर का करना चाहता है, कोई खेल में अधिक आवश्यकता उसमें रुचि होता है। तो जिसके आवश्यकता है उसी प्रकार का हमें उसे ज्ञानार्जन कराना चाहिए। तो ये अभिव्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। जिस क्षेत्र में बच्चे का रुचि है, अब रुचि देखिए, है ना, रुचि जहाँ पे बच्चे, खेल है, संगीत है ना, आपका डॉक्टर बनने का है, तो उस आधार पर उसको ज्ञानार्जन होनी चाहिए, उसकी रुचि के आधार पर हम उसे भाषा ज्ञान कराएं। क्षमता, उसकी क्षमता कितना है उस क्षेत्र में, और क्षमता के आधार पर भी हम उसको भाषा अर्जन कराना चाहिए। कार्यशैली, उसके कार्य करने की क्षमता, सबकी, बच्चों की, हर व्यक्ति की जो व्यक्तित्व भिन्नता है वो आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार, कार्यशैली के अनुसार अलग अलग होते हैं। स्वाभाविकता का सिद्धांत, नेचुरल, है ना, स्वाभाविकता का सिद्धांत अर्थात नेचुरल, जो हमें प्रकृति से प्राप्त जो भाषा है, भाषा कौशल, न रटे समझे। व्यक्ति को, बच्चों को हमें भाषा को रटने पर प्रेरित नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उसे समझाने, समझें, और उसे समझने का भी उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आप रटिए मत, और जो समझा हुआ ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है, उसे कभी नहीं भूलते। इसलिए नेचुरल जो समझ है, भाषा कौशल है, उसे हमें रटने पर उसको प्रभाव जोर न देकर समझने पर समझने पर अधिक महत्व देना चाहिए। सातवां है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत है, यहाँ पे देखिए, व्यक्ति स्वतंत्र है, वह किस भाषा को ग्रहण करना चाहता है, किस वातावरण में रहना चाहता है, वह स्वतंत्र है, किस प्रकार वह अपने भाषा अर्जन को विकास करें। प्रजातांत्रिक यह जो हमारा देश है, तो वो बच्चे स्वतंत्र होते हैं। तो यह सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, रिपीट, हम बच्चों को दोहरा कर
बार बार अभ्यास करके हम कोई भी विषय वस्तु या विषय का या टॉपिक को हम सिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से दोहराकर। जैसे टीचर क्या करता है, एक शब्द को बोला जाता है और बच्चे भी उसको क्या करते हैं, सेम उसको दोहराते हैं। तो आवृत्ति का यह सिद्धांत अपने जो टीचिंग है, भाषा ज्ञान है, भाषा अर्जन में टीचिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। अभ्यास, बच्चे उसको बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं अपने ही स्थान पर स्वयं, उसमें शिक्षक नहीं रहता है, स्वयं वो अभ्यास करता है, बार बार पढ़ने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। तो ये अगला है, सीखना स्थायी है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप बार बार सीखेंगे, रिपीट करेंगे, समझेंगे, तो यह जो ज्ञान होता है स्थायी ज्ञान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने महत्वपूर्ण 8 सिद्धांत यहाँ पे समझे। अब देखिए शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये हमारे भाषा सीखने का महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है। भाषा अर्जन में, भाषा ज्ञान में, साथ ही साथ हम अपने पाठ्य वस्तु को हम सीखने में, समझने में शिक्षण सूत्र की अति आवश्यक होती है। ऐसे तो अनेक शिक्षण सूत्र है, परंतु हम यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र का यहाँ पे उपयोग किया गया है, उसको सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का। तो इसको भी हम डिटेल से जानेंगे। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, आसान से जटिल। कहना चाहिए हम सबसे पहले बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे फार्मूला अपनाएं जिसे बच्चे पहले से जानता हो, आसान करने में उसे आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए, है ना, और वो स्वयं उसको करते जाए, समझते जाए। मतलब जो चीज वो पहले से जान रहा है, मतलब आसानी से। आसान वही होता है जो पहले से आप जानते हो, है ना, उसको करने से वो आसान लगता है, क्योंकि हम पहले से जानते रहते हैं। उस कार्य को आसानी से करते हुए हम उसके आगे कठिन की ओर बढ़ते जाएं, तो ये होगा अज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का तात्पर्य है ऐसे वस्तु, जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं है ना, देख सकते हैं। अब देखने के बाद हम उसको छू कर, देकर अनुभव करेंगे, ठीक है, कि यह आगे क्या हो सकता है। हम कल्पना करेंगे, विचार करेंगे कि आगे इसका विकास कैसे हो सकता है। हमारी जैसे भाषा है, हम जिस भाषा को हम बोलते हैं, समझते हैं, ठीक है, जिस बर्तन का उपयोग हम अपने मातृभाषा में करते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा में करते हैं, क्या उसी वस्तु को, बर्तन को, कपड़े को, है ना, या खाने का फल है, उसको लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, अंग्रेजी लैंग्वेज में आगे क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको अपने ही जो जानते हैं उसमें देखें, है ना। तो इस प्रकार से हम देखकर अनुभव को मूर्त से अमूर्त की ओर देख सकते हैं। सरल से जटिल की ओर, ये भी वही है, सरल से जटिल की ओर, मतलब जो चीज हम जानते हैं उसको, उसके बाद हम आगे कठिन की ओर जाएं। पूर्ण से अंश की ओर, वही पूर्ण से अंश की ओर, मतलब होल टू पार्ट्स। मतलब किसी भी कहानी है, जैसे पाठ है, हम पाठ को, कहानी को सबसे पहले
उसकी जो सारांश है, कहानी है, सार शब्दों से उसको पहले समझाएं, है ना। समझाने के बाद उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसके अंश अंश, उसके हिस्से हिस्से को बताएं। तो उसमें क्या होगा, बच्चे सबसे पहले कहानी को सार शब्दों में विस्तार से उसको समझेंगे। उसके बाद उसके जो पार्ट है, अलग अलग हिस्सा है, उसके अंश है, उसको वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ भी वही है, विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब उदाहरण से पहले उदाहरण दो उसको, उदाहरण से समझाइए बच्चों को, उसके बाद फिर हम उसके नियम की ओर जाएंगे। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विश्लेषण जैसे हम लोग संधि संधि हम पढ़ते हैं, तो संधि विच्छेद, पहले हम उसको विच्छेद करते हैं, है ना। विद्याधन आलय, है ना, विद्याधन आलय, ये विश्लेषण हो गया, अलग अलग हो गया, और उसको हम संश्लेषण करते हैं, क्या हो गया, विद्यालय। उसी प्रकार आपका समास विग्रह है ना। तो संधि और समास विग्रह से यह क्या होता है, इसमें क्या है तात्पर्य कि मतलब हम सबसे पहले विच्छेद करते हैं, उसके बाद हम संश्लेषण करते हैं उसको, उसमें क्या होता है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पे इसका सूत्र का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला हम उपयोग करते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अर्थात हम कोई भी भाषा हो, लैंग्वेज हो, है ना, या कोई भी विषय वस्तु को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हम उसको डायरेक्ट देखें, और डायरेक्ट देख कर हम उसके आगे की जो भाव है उस पर विचार करें, कल्पना करें, मतलब इनडायरेक्ट को समझें। ठीक है। तो उसमें ये जो ज्ञानार्जन है, ज्ञान जो विधि है, शिक्षण है, वो आसान होती है। तो हम प्रत्यक्ष हम पहले देखें, उसके बाद अप्रत्यक्ष की ओर जाएं। तो ये हुआ दोस्तों, हमने शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र बहुत ही विस्तार से समझे। इसके रिलेटेड कि हमने इस भाषा शिक्षण एवं सिद्धांत शिक्षण सूत्र से कितना हम समझें, तो इसके लिए एक रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, इस क्वेश्चन का भी हम अभ्यास करेंगे, बहुत ही अभ्यास भी करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देकर समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ठीक है, एक आप शिक्षक हैं, भाषा शिक्षक हैं, और आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4। समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूरा करना। सी है बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों एवं प्रयोगों से परिचय। डी, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूरा करना ये उचित नहीं है पूर्ण रूप से। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूरा करना, ठीक। बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों एवं प्रयोगों से परिचय, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सी इंपॉर्टेंट है, बच्चों का भाषा के विविध, उसकी अलग अलग पार्ट को, उसके स्वरूप को हम उसको प्रयोग से हम परिचय कराना चाहिए, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक समझ विकसित हो। तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। बी, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती है।
ये तो बिल्कुल गलत है ना। जिस गलतियों को ध्यान न देने से कैसे सुधर जाएगा। ठीक है, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हिस्सा है। तो यह तो ये गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हिस्सा है, ये सही हो सकता है। दो ऑप्शन और देखते हैं। सी, बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है ना। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा, ये तो बिल्कुल गलत है। महान बाधा नहीं हो सकता। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। ये भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, ये तो बच्चे अपने वातावरण से सीख लेते हैं। और कुछ विशेष बहुभाषिक प्रभाव दिलाने के लिए सिखाना भी जरूरी है, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें से जो, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि हम जानते हैं बड़े बड़े विद्वान भी गलती करते हैं सीखते सिखाते समय, और कहा जाता है गलती एक ऐसा प्रक्रिया है जो बच्चों को उच्च स्तर पर पहुंचाता है। जो गलती करता है वही सीखता है ना। तो गलती करना सीखने सिखाने की प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। तीसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। सही बात है, वह भाषा का शिक्षक है। सी, विद्यालय का निर्देश है। डी, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। तो दोस्तों इसमें से महत्वपूर्ण आंसर है उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए एक शिक्षक को अपने जो भाषा है, जिस विषय को पढ़ाता है, उस भाषा का नॉलेज महत्वपूर्ण है। प्रश्न चौथा, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें। बी, पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एक मात्र आधार माने। ये तो बिल्कुल गलत है। सी, पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। ये भी उतना विशेष नहीं है। डी, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पाठ्य पुस्तक की जो सीमा से हम छोड़कर उसके स्वतंत्र होकर हम उसके विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग हम यदि बच्चे स्वयं कर लेता है, उसके महत्व को समझ लेता है, तो वह जो ज्ञानार्जन वो सार्थक है। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ये ऑप्शन देखते हैं। बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना। एकदम गलत है ना। भाषा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग कैसे करवाओगे? बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। डी है, बच्चों से विस्तार गृह कार्य करवाना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सही उत्तर है इसमें से बच्चों द्वारा बेझिझक स्वतंत्र बिना संकोच बिना भय से भाषा का प्रयोग करवाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को त्रुटि रहित भाषा प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। क्यों उसको त्रुटि कराओगे? बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना यहाँ पे है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों से विस्तार गृह कार्य करवाना। ठीक है, तो इसमें से अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में अभ्यास ए, पाठ को समझने में मदद करते हैं। बी, बच्चों को तार्किक बनाते हैं। सी, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। और डी, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो अभ्यास लगभग चारों सही है, परंतु इसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो विशेष है, तो इसमें क्या होता है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं।
ठीक है, ये भी आपका सही है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधित सहज संरचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। यह जो आंसर है बहुत गलत है, क्योंकि बच्चों को मातृभाषा से ही वह क्या होता है, अपना जो भाषा को विकास करता है। सबसे पहले बच्चे अपने मातृभाषा को ही सीखते हैं, और मातृभाषा में ही शिक्षक को, एक टीचर को, उसका पहले जो अवधारणा है उसको समझाना चाहिए, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। तो यह गलत है। सी, बच्चे द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। तो मानक भाषा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है डायरेक्ट जो भाषा है, मेन भाषा है, उसको आप नहीं सीख सकते, है ना। इंग्लिश है, संस्कृत है, मेन हिंदी है, जो कि एक भाषा ही कहना चाहिए, शासकीय कार्य में जो प्रयोग होता है, ऐसा भाषा को डायरेक्ट सिखाओगे तो यह पूर्ण रूप से सार्थक नहीं है। क्योंकि बच्चे को सबसे पहले अपने मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, और मातृभाषा के माध्यम से ही आप अपने जो मेन लैंग्वेज है आप उसको सीख सकते हैं। डी है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। तो और बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे ए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज संरचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे, है ना। प्रश्न 8वां है, एक भाषा अध्यापक को बच्चों में, है ना, यहाँ पे देखिए, बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। डी है आपका, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि विविध संदर्भ पर, अनेक विषयों पर भाषा का प्रयोग करते करते बच्चे क्या हो जाता है, प्रयोग करने से ही हमारी जो अंतस ऊर्जा है, जो ज्ञान है, वो क्या होता है, बाहर प्रश्न 9वां, यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप, है ना, दृष्टि से वो क्या है, विकलांग है, वो दिखाई नहीं देता है, दृष्टि बाधित है, तो क्या आप उसको क्या करेंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगी, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। सी, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, है ना, कि वो स्पर्श करके, अपने हाथों से स्पर्श करके वो अंक है या अक्षर है उसको पहचान सके, है ना, और उसको समझाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा ही मतलब उसके साधन उसको उपयोग करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका उत्तर सही होगा बी। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से भाषा शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, जिसका अध्ययन हम अभी इस पाठ में किए हैं, इसका लास्ट हम टेस्ट प्रश्न है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से ए, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, बी, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, सी, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, और डी, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आंसर जो चारों में से विशेष आंसर है वो है ए, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ठीक है, इसलिए अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने पर अलग अलग विविध अनेक प्रकार के संदर्भ में विषय के बारे में प्रयोग कर करके हम उसका ज्ञान अर्जन करते हैं, समझते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे देखिए, हमने
इस वीडियो में भाषा शिक्षण का सिद्धांत, उसका शिक्षण सूत्र, शिक्षक महत्व के बारे में, साथ ही साथ हमने इस पाठ से क्या सीखे इसके हेतु 10 प्रश्नों का अभ्यास हमने बहुत ही विस्तार से किए। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।